हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ योगिता। आज हम सीखेंगे क्लास 10 सोशल स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में। क्या होता है ये पावर शेयरिंग? नाउ इमेजिन यू आर प्लेइंग अ गेम विथ योर फ्रेंड। ठीक है, आप मान लो लूडो खेल रहे हो, आपके फ्रेंड के साथ लूडो खेल रहे हो और आपका फ्रेंड ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग। वो चाहता है कि नहीं, जो भी वो चाहे वैसा ही गेम खेला जाए। हर ग्रुप में ऐसा एक फ्रेंड ज़रूर होता है ना। आपका भी ऐसा कोई फ्रेंड है ना जो चाहता है कि उसी के रूल्स फॉलो किया जाए, वो जो बोले वही खेलना है। आपको कुछ और खेलने का मन हो तो भी नहीं नहीं नहीं, उसने जो बोला है आपको वही खेलना पड़ता है। होता है ना, ऐसे फ्रेंड्स आपके भी होंगे, शायद होंगे तो उनके नाम आप जरा मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है, आपके कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई सपोज इफ यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ लूडो और उसमें आपका जो फ्रेंड है इज़ वेरी डोमिनेटिंग एंड ही वांट्स टू प्ले अकॉर्डिंग टू हिज रूल्स। उसने जो बोला उसी तरह से आपको खेलना है और वो सबको कंपेल करता है कि वो जो बोले वैसे ही आपको गेम खेलना चाहिए, वही रूल्स है और आपकी बात वो सुनता ही नहीं है। आपने जो बोला तो वो गलत, उसने जो बोला वो सही है। क्या आप ऐसे ऐसे इंसान के साथ आप खेलना पसंद करोगे? आपको मज़ा आएगा ऐसे गेम खेलने में? नहीं ना। तो इसीलिए पावर शेयरिंग यहाँ पे आता है कि पावर शेयरिंग में क्या होता है, देर आर सम सर्टन सेट ऑफ रूल्स दैट हैज बीन सम सर्टन सेट ऑफ रूल्स एंड द पावर दैट हैज बीन डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, उसी तरह से अभी जस्ट हमारा आईपीएल हुआ, आपने सबने देखा होगा ना, मैच तो देखा ही होगा, आईपीएल का मैच देखा ही होगा। तो उसमें हमारे एक कैप्टन होते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर्स होते हैं एंड विकेट कीपर्स होते हैं, अंपायर होते हैं। हर एक को अपना अपना काम करना होता है। कैप्टन का क्या काम होता है, वो पूरे जो टीम है उसको कोऑर्डिनेट करके उसका बैटिंग लाइनअप, उसका बॉलिंग लाइनअप, वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं अलॉन्ग विद द कोच। और वो डिसाइड करते हैं कि नहीं हाँ कब किसको कब उतरना है, कौन खेलेगा, वो सारे कैप्टन डिसाइड करते हैं। बैट्समैन वो बैटिंग लाइनअप के हिसाब से आते हैं और वो अपना काम करते हैं, बॉलर्स अपना काम करते हैं, विकेट कीपर अपना काम करते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स जो भी है, जो भी क्रिकेट आप मतलब क्रिकेट आप देख रहे हो, तो उसमें सारे जो भी प्लेयर्स है उनके रोल्स असाइंड है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कि कौन कब कहाँ रहेगा, कौन फील्ड में भी उनका पोजीशन फिक्स है कि उनको कहाँ रहना है, उनको क्या करना है, ये सारे फिक्स्ड है। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, नाउ लेट्स लर्न व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो पावर शेयरिंग इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक मेन पार्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट दैट इज मेड फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड इट इज ऑफ द पीपल। ठीक है, तो अब डेमोक्रेसी मतलब कि यानी जो सिटीजन्स जो है दे आर एंजॉइंग सम सर्टन राइट्स एंड दे हैव टू परफॉर्म सर्टन ड्यूटीज। ठीक है, सो पावर शेयरिंग इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था अबाउट द गेम ऑफ लूडो। इफ योर फ्रेंड इज डोमिनेटिंग, वही सारे रूल्स बना रहे हो, उसके रूल्स के हिसाब से ही खेलना है, आपने जो बोला वो गलत। अगर आपको ऐसा खेलना पड़े तो आपको खेलने में मजा आएगा? नहीं आएगा। Similarly, if power is not shared in a democratic nation, then it will create chaos. ठीक है, so this power sharing it involves the distribution of power among legislature, executive and judiciary. आपने 9th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा था अबाउट द थ्री बॉडीज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। This chapter discusses two case studies, Belgium and Sri Lanka. Both Belgium and Sri Lanka, these are democratic nations. ठीक है, बट वहाँ पे आप आगे देखोगे कि क्या सिचुएशंस हुए। वहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हुए जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर पावर शेयरिंग करना पड़ा। बट यहाँ पे दो केस है, बेल्जियम और श्रीलंका का। अब देखते हैं कि उन दोनों ने किस तरह से ये सिचुएशन को हैंडल किया। ठीक है, डेमोक्रेटिक नेशन है, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे और उन्होंने किस तरह से उसको टैकल किया। लेट्स लर्न इन दिस चैप्टर। Now here, this is a small animation that has been given. I have a simple equation in mind. Sharing power is dividing power, that is weakening the country. Do you think so? If you are sharing the power, that means you are dividing the power and you are weakening the country. पावर शेयर करने से यू आर स्ट्रेंथनिंग द कंट्री, क्योंकि सबको अपना अपनी ड्यूटीज पता है, सबको अपने अपने पावर्स दिए गए हैं। ठीक है, आपने सबको अपने अपने ड्यूटीज भी दिए, आपने सबको उनके पावर्स भी दिए हैं। सो वी आर नॉट वीकनिंग द कंट्री, वी आर इन फैक्ट स्ट्रेंथनिंग आवर कंट्री। ठीक है, वो अब आगे हम देखेंगे, ये दोनों केस स्टडी जो है उसमें हम देखेंगे। अगर हम लोगों को डिवाइड कर दे तो हमारा नेशन वीक हो सकता है, लेकिन पावर डिवाइड करने से नेशन वीक नहीं होता, इनफैक्ट वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर कंट्री।
Now here's the first case, that is about Belgium. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. हमारे जो हरियाणा जो स्टेट है उससे भी छोटा सा एक कंट्री है, that is Belgium, and that is situated in Europe. It has borders. चलो ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है. It has borders with which are the neighboring countries of Belgium. कौन सा चलो मेरे साथ आप बोलोगे. फ्रांस, नेदरलैंड्स, Germany and Luxembourg. So which are the neighboring countries of Belgium? France, Netherlands, Germany and Luxembourg. Once again, मेरे साथ एक बार जोर से बोलो ताकि आपको वो याद रह जाए, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं या फिर आपके MCQs में भी पूछ सकते हैं. चलो मेरे साथ बोलो. Which are the neighboring countries of Belgium? France, Luxembourg, Netherlands and Germany. Very good. चलो let's proceed. Now it has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. हरियाणा में जो population है उससे भी हाफ पॉपुलेशन ही है पूरे कंट्री में. अब सोचो हमारे इंडिया में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है. एक सिंगल स्टेट जो है, सिंगल स्टेट में जो पॉपुलेशन है उससे आधा पॉपुलेशन एक कंप्लीट एक कंट्री में है. ठीक है. Now Belgium has a complex ethnic composition. Now what do you mean by ethnicity? Ethnic मतलब ये नहीं कि आपने ethnic wear, आप सूट पहनते हो, सलवार पहनते हो, उसको आप ethnic हो, ऐसा नहीं. Ethnic मतलब क्या होता है? A social division based on shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. ठीक है. अब एथनिक मतलब क्या होता है? एथनिक मतलब कि इट कैन बी एनीथिंग दैट इज इन कॉमन. कोई भी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल दे आर हैविंग अ शेयर्ड कल्चर, मतलब वो या तो उनके कल्चर्स जो भी है वो फॉलो करना उनका सेम हो सकता है, उनके जो फेशियल फीचर्स है वो उनका सिमिलर हो सकता है, उनकी जो ट्रेडिशंस है वो सिमिलर हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है. सो एथनिसिटी मतलब कि यानी एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन में जो उनके जो कल्चर्स हो गए, उनके जो लैंग्वेज हो गया या किसी भी चीज़ जो कॉमनली वो शेयर करते हैं उसको एथनिसिटी कहते हैं. नाउ बेल्जियम इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन. देखते हैं यहाँ पे क्या है उनका कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन क्यों है. अब नाउ in Belgium there are 59% of the people they are Dutch speaking. 59% of the people they are Dutch speaking. और ये कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे ये आप मैप में देख सकते हो कि ये जो Dutch speaking जो people जो है they live in the Flemish region. ठीक है. यहाँ पे ये मैप में आप देख सकते हो the Dutch speaking people they lived in the Flemish region. ठीक है. 40% of the people they are French speaking. A French speaking people they live in the Wallonia region. Wallonia मतलब आप ये ग्राफ में देख सकते हो, सॉरी आप ये मैप में देख सकते हो, ये जो रेड कलर का जो पोर्शन है दैट इज Wallonia region. और अब इसको याद कैसे करोगे? ठीक है. फ्रेंच स्पीकिंग फ्लेमिश रीजन में नहीं रहते. F and F never goes together. ठीक है. सो फ्लेमिश रीजन में कौन रहता है? डच स्पीकिंग. फ्रेंच वलोनिया में रहते हैं. फ्रेंच एंड फ्लेमिश डोंट गो टुगेदर. ठीक है. इस तरह से आपको याद रखना है. सो डच स्पीकिंग पीपल दे वर 59% ऑफ द पीपल एंड दे लिव्ड इन द फ्लेमिश रीजन. फ्लेमिश रीजन ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है. एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दैट इज 40% ऑफ द पीपल वर फ्रेंच स्पीकिंग एंड दे लिव्ड इन द वेलोनिया रीजन. ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है दैट इज वेलोनिया रीजन और वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं. And only 1% of the people they were German speaking. ये जो साइड में ये जो पोर्शन जो दिख रहा है that is inhabited by German speaking people. ठीक है. अब जब भी बेल्जियम के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपको ये 3 पॉइंट्स तो पहले लिखना ही है कि बेल्जियम कहाँ पे लोकेटेड है. इट इज अ कंट्री लोकेटेड इन यूरोप एंड दैट इज द सिमिलर साइज ऑफ हरियाणा. दूसरा आपको ये लिखना है कि उसकी एथनिसिटी क्या है, वो आपको लिखना है कि डच स्पीकिंग 59% है, फ्रेंच 40% है एंड जर्मन स्पीकिंग 1% है. और अब आगे हम देखेंगे कि अब वहाँ पे कैपिटल, उनका जो कैपिटल जो था ब्रसल्स, वहाँ पे क्या सीन है वो भी. तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है. ठीक है. तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो एंड मेक इट अ हैबिट टू राइट द आंसर्स इन अ पॉइंट वाइज मैनर. ठीक है. पॉइंट वाइज मैनर में क्या होता है ना, जब जो चेकर जो होता है वो जब चेक करते हैं तो उनको एक क्लैरिटी मिलती है कि आपको चलो आपको आता है एक्सक्यूज मी, और आप इसको ये 3 पॉइंट्स आप इंक्लूड करोगे तो जो भी वो पेपर चेक करने के लिए लेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि चलो बच्चे को पता है, आता है, तो वो एक माइंडसेट से वो आगे का आपका चेक करेंगे. ठीक है. तो ये 3 पॉइंट तो आपको इंक्लूड करना ही है.
नाउ ब्रसेल्स दैट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। अब वहाँ पे सिचुएशन क्या है, वहाँ पे सिचुएशन अब उल्टा है। अब यहाँ पे देख सकते थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दे वर 40%, बट इन ब्रसेल्स दैट इज द कैपिटल वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग इज 80% and Dutch speaking was only 20%. So this is the capital. यहाँ पे ये जो छोटा सा ब्राउन कलर का जो टुकड़ा जो दिख रहा है that is Brussels. Brussels that is the capital of Belgium. वहाँ पे 80% of the people they were French speaking and 20% were Dutch speaking. अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ हो रही है? Belgium they had tension between communities. क्यों टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज? बिकॉज दे वर टू कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। डच एंड टू भी नहीं, थ्री कह सकते हैं, एक तो बहुत ही माइनॉरिटी में जस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन, डच, जर्मन एंड फ्रेंच, एंड देयर वर टेंशन बिटवीन दिस कम्युनिटीज। देखते हैं क्या टेंशन था। Economic inequality caused tensions between the communities. The minority French-speaking community was relatively rich and powerful. अब देखिए, फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो माइनॉरिटी में थे, दे वर जस्ट 40%, बट दे वर रिच एंड पावरफुल। और आपको पता है पैसा, जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे पावर भी होता है, तो उनके पास पैसा था तो उनके पास पावर भी था। जहाँ पे पावर जाता है तो अब वो क्या करते, वो जो भी रिफॉर्म्स जो होते हैं वो अपने फेवर के लिए, अपने लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ठीक है, अब क्या होता था, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वहाँ के दे वर रिच एंड पावरफुल, तो जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स होते थे, जो भी एजुकेशनल डेवलपमेंट होता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता था, तो वो सब अपने फेवर के लिए वो पहले कर लेते थे। तो इसलिए जो डच स्पीकिंग लोग थे वहाँ पे मेजॉरिटी में होने के बावजूद उनको ये सारे फैसिलिटीज़ काफ़ी लेट मिलने लगा। अब उसकी वजह से उनके ऐसे मन में ग्रचेस है कि नहीं, हम तो यहाँ पे ज़्यादा है, उसके बावजूद हमको मतलब हमें तो कोई फैसिलिटी मिल ही नहीं रही है। ऑब्वियसली उनको भी फील होगा ना कि यार मतलब हम मेजॉरिटी, हम ज़्यादा यहाँ पे रह रहे, फिर भी हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है फैसिलिटी, सारे उनको मिल रहा है। अब एक उसकी वजह से क्या हुआ, एक कोल्ड वॉर जैसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ। कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन मतलब क्या, नहीं कुछ ऐसे यानी राइट्स जैसा तो नहीं चल रहा, लेकिन जैसे यानी जैसे कोई डच स्पीकिंग कोई आ जाते तो फ्रेंच जो है वो मुंह फेर लेंगे, ऐसे होता है ना कुछ कुछ ऐसे, यानी सोसाइटीज में भी ऐसे देखा होगा आपने, क्या नहीं, हाँ कोई आंटी आ जाते तो दूसरी आंटी मुंह फेर लेते, वो उनके बारे में बातें करते, तो उससे क्या होता है ना, कोल्ड वॉर सिचुएशन होता है। कोल्ड वॉर क्या है, एक्चुअल में कोई फाइट हो नहीं रहा, बट फिर भी दोनों के बीच में एक अनबन सा रहता है, एक टेंशन क्रिएटेड रहता है बिटवीन द कम्युनिटीज। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज was more acute in Brussels। जाहिर सी बात है, ब्रसेल्स जो है दैट वाज द कैपिटल। ठीक है, अब वहाँ पे कैपिटल होने के बावजूद अब वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दे वर 80%। तो अब पूरे जो कंट्री जो है वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दे वर 40%, अब कैपिटल्स में दे वर 80%। तो वहाँ पे ब्रसेल्स में जो कैपिटल जो है वहाँ पे फ्रेंच पीपल दे वर इन मेजॉरिटी, और फ्रेंच पीपल दे वर रिच एंड पावरफुल। तो वहाँ पे जो लोग थे उनको एक सपोर्ट भी मिल जाता था, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है और पैसा भी है, पावर भी है, तो इसलिए उनको एक सपोर्ट भी मिल जाता था। तो वहाँ पे तो सिर्फ 20% डच स्पीकिंग पीपल थे, तो उनको तो और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि लेफ्ट आउट जैसा फील हो जाता है ना। सो ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रोग्राम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, डच स्पीकिंग पीपल दे वर मेजॉरिटी इन द कंट्री, पूरे कंट्री में उनका पॉपुलेशन ज्यादा था, 59% ऑफ द पीपल वर डच स्पीकिंग, बट इन द कैपिटल दे वर जस्ट 20%, तो दे वर अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो वहाँ पे तो और भी उनके साथ ऐसा लगेगा कि नहीं, नाइंसाफी हो रही है, कि उनको तो और भी सारे जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो भी चीज़ें होती है, जो भी मतलब सोसाइटी में जो भी रिफॉर्मेशंस होते हैं, उनको वो कोई फैसिलिटीज उनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि सारे जो भी फैसिलिटीज है दे वर एंजॉयड बाय द रिच पीपल, एंड हु वर द रिच पीपल, दे वर द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। ठीक है, तो अब बेल्जियन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ऐसे अगर चलने देंगे, ऐसे अगर जाएगा तो फिर हमारे कंट्री का तो ग्रोथ होना ही नहीं है, क्योंकि लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो जब आपस में अगर आपकी नहीं बनती तो कंट्री में ग्रोथ कैसे होगा। ठीक है, सो बेल्जियम ने क्या अप्लाई किया, दे चोज एकोमोडेशन इन बेल्जियम। नाउ व्हाट इज एकोमोडेशन इन बेल्जियम? The Belgian recognized the existence of regional differences and cultural diversities.
अब जो बेल्जियम मतलब जैसे इंडिया में जो रहते हैं, इंडिया के जो भी सिटीजन है उसको हम लोग इंडियंस कहते हैं, वैसे बेल्जियम के जो सिटीजन है उनको हम बेल्जियंस कहते हैं। Now the Belgians recognized the existence of regional differences and cultural diversity. And regional wise भी they were different. कि Flemish region भी है, Wallonia region भी है, and there were cultural diversities as well. है ना, वहाँ पे Dutch speaking भी है, German भी है, and even French speaking भी है। अब उनको समझ में तो आ रहा है कि नहीं भाई, हमारे यहाँ पे है डाइवर्सिटीज तो है, हमारे यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस भी है, अलग अलग रीजन्स भी है, अब रहना है इसके साथ ही रहना है, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। अब लोगों को अगर बाहर निकालना शुरू करेंगे तो वो लोग भी कहाँ जाएंगे, वो तो और सिचुएशन को आपका खराब कर देगा, है ना। तो बेल्जियंस ने क्या किया, नहीं उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि देखो हमारे यहाँ पे, जैसे हमारे इंडिया में भी देखो, इंडिया में भी इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे स्टेट्स हैं। सो इतने सारे स्टेट्स होने के बावजूद वी स्टिल फॉलो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, क्योंकि हम मानते हैं कि नहीं हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं, और हम एक दूसरे के ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करके रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे शांति बनी रहती है। तो सिमिलरली बेल्जियंस ऑल्सो आइडेंटिफाइड दैट देयर इज रीजनल डिफरेंसेस एंड इवन कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरली भी वो लोग डाइवर्स है एंड रीजनली भी उनमें डिफरेंसेस है। तो अब इसमें एक बीच का एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। Between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times. 1970 से लेके 1993 तक amended their constitution 4 times, मतलब 4 बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेस करते गए। किस लिए? So as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. अब वो लोग चाहते थे कि यानी हाँ नेशन जो है उसमें शांति बनाए रखें, वो चाहते थे कि लोग आपस में मिलजुल के यहाँ पे रहे। तो इसलिए उन्होंने मतलब 1970 से लेकर 1993 विद इन अ स्पैन ऑफ 23 इयर्स दे चेंज्ड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज नहीं कह सकते, दे अमेंडेड मतलब कि यानी जो एक्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप उसमें अमेंडमेंट लाते हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स लाते हो, ठीक है। सो उसमें वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करते गए 4 टाइम्स, ताकि वो सबको एकोमोडेट कर सके और सारे लोग आपस में मिलजुल के रह सके विद इन द सेम कंट्री। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. अब इसकी वजह से और लोगों को ऐसे बाहर के देशों को ऐसे लगने लगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब इनके नेशन में खुद में एक स्टेबिलिटी नहीं है, ये बार बार इनके यानी सिस्टम चेंज करते रहते हैं। तो ये इन लोगों ने बेल्जियंस ने जो तरीका जो अपनाया दैट वाज वेरी डिफरेंट एंड इनोवेटिव, लेकिन इट वर्क फॉर देम। क्यों? क्योंकि अब उनका जो की एलिमेंट्स जो थे उन्होंने क्या किया था, क्या क्या चेंजेस किए थे आप देखिए। द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group, thus no single community can make the decisions unilaterally. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनका जो मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का नंबर इक्वल रखा है, ठीक है। देयर विल बी इक्वल डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। अब कईयों को ऐसा सवाल आता है कि जब 59% डच स्पीकिंग है तो उनके मिनिस्टर्स ज़्यादा होने चाहिए ना, और फ्रेंच के कम होने चाहिए, दोनों को इक्वल नंबर ऑफ सीट्स क्यों दिए। अब आप सोचो, आपके एक क्लासरूम, आपका जो क्लास है उसमें मान लो 45 या 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। उसमें अगर 20 गर्ल्स हैं एंड 30 बॉयज़ हैं, और अगर मुझे उसमें से एक मॉनिटर चूज करना है, एक क्लास के लिए एक लीडर चूज करना है, मॉनिटर चूज करना है, एक गर्ल एंड एक बॉय अगर मुझे चूज करना है, तो द नंबर ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व्ड, है ना। एक गर्ल को चूज करूंगी और एक बॉय को चूज करूंगी, ये तो नहीं कहूंगी ना यानी सिर्फ 20 गर्ल्स है तो 20 गर्ल्स के लिए एक गर्ल मॉनिटर की जरूरत नहीं है, बॉयज ज्यादा है, बॉयज मेजोरिटी में, तो बॉयज को ही रखेंगे, दोनों मॉनिटर बॉयज को ही बनाएंगे, तो ऐसे रखेंगे तो वो नाइंसाफी हुआ ना। तो सिमिलरली कुछ डिसीजंस जो होते हैं, तो यहाँ पे देखा, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन से फ्रेंच एंड डच, दोनों की मेजॉरिटी वोटिंग चाहिए कुछ स्पेशल लॉज के लिए, ठीक है। तो अगर उसमें नंबर ऑफ मिनिस्टर्स में डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी कि यानी हाँ कम ज़्यादा होंगे, तो फिर ऑब्वियसली जो कम है उसमें से हो सकता है चांसेस है कि कम ही लोग वोट करें, है ना। तो फिर वो एक फेयर डिसीजन नहीं होगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दे वर इक्वल इन बोथ द लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब फ्रेंच एंड डच दोनों।
Many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने रीजन वाइज भी सेपरेट किया हुआ है, वेलोनिया एंड फ्लेमिश रीजन उस तरह से भी सेपरेट किया हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी पावर इवन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया था, क्योंकि वो रीजन वाइज सेपरेटेड है, जो भी लिंग्विस्टिक ग्रुप है वो रीजन वाइज सेपरेटेड है, तो उनके पास भी उन्होंने पावर दे दिया कि वो अपना डिसीजंस अपने लेवल पे भी ले सकते हैं, उनको भी काफ़ी कुछ पावर्स दे दिया। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, दे आर नॉट सबॉर्डिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट नहीं है, उनको भी उतना ही पावर दिया गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, पूरे नेशन का डिसीजन लेते हैं, और विद इन स्टेट वो जैसे हमारे इंडिया में भी है, विद इन स्टेट वी हैव अ स्टेट गवर्नमेंट एंड इवन वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. Now, Wallonia and Flemish region ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट में हो गए, ठीक है, वो दोनों अलग अलग रीजन्स हो गए। अब कैपिटल जो है वहाँ पे डच एंड फ्रेंच दोनों थे, तो ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट था। ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो इन ब्रसेल्स बोथ द कम्युनिटीज, वहाँ पे फ्रेंच दे वर 80% इन पॉपुलेशन एंड Dutch were 20%, but still they had equal representation, equal number of ministers even in the Brussels government. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government. अब वहाँ पे फ्रेंच लोगों ने भी मतलब कुछ अपोज नहीं किया, क्योंकि ऑल ओवर अगर पूरे कंट्री की अगर बात किया जाए तो 59% मतलब मेजॉरिटी जो है वो डच स्पीकिंग पीपल है। तो उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों को इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स देना है, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स देना है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो कैपिटल्स में क्या है, कैपिटल्स में मतलब ब्रसेल्स में फ्रेंच पीपल जो है उन्होंने भी उस चीज़ को अपोज नहीं किया कि हाँ भाई ठीक है, चलो हमको वहाँ पे मौका दे रहे तो हम यहाँ पे उनको मौका दे देंगे। ठीक है, तो ब्रसेल्स में देयर वाज अ सेपरेट गवर्नमेंट, और वहाँ पे भी जब ये प्रस्ताव रखा गया कि यानी दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, तो दोनों पार्टीज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे फ्रेंच मेजोरिटी में थे, तो वो चाहिए तो ऐसे कह सकते नहीं भाई हम मेजोरिटी में, हमारे ज़्यादा लोग होने चाहिए, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच माइनॉरिटी होने के बावजूद उनको सेम इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस उनको वहाँ पे मिल रहा है, तो जब वहाँ पे उनको एक्सेप्टेंस मिल रहा है तो यहाँ पे उन्होंने भी नहीं कोई दिक्कत की। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, दो तो थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट था और एक स्टेट गवर्नमेंट था। उसके अलावा थर्ड एक है जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है। अभी कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या कहता है, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट था, और उसके अलावा एक और उन्होंने जो गवर्नमेंट फॉर्म किया दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेंट्रल एंड स्टेट जो है वो मिलके अपने कंट्री के लिए जो भी रूल्स है, जो भी लॉज है, वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं। अब एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था जो सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग, जर्मन तो जर्मन, फ्रेंच तो फ्रेंच एंड डच तो डच, सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग उसको, उसमें जो लीडर्स थे उसको वो इलेक्ट करते थे। एंड दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो कि इंडिया जो है, इंडिया में भी इतने सारे स्टेट्स है, सारे स्टेट्स में अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम केरला। ठीक है, तो केरला में जो मेन फेस्टिवल है दैट इज ओणम। तो ओणम पे वहाँ पे स्कूल्स में भी छुट्टी होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, तो ओणम के टाइम पे स्कूल्स में भी छुट्टी होती है, इवन बैंक हॉलीडे भी होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाओ तो ओणम इट्स नॉट सेलिब्रेटेड ओवर देयर, तो उस दिन छुट्टी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बदले जैसे यानी नॉर्थ में जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दिवाली है, दिवाली वहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है रादर देन साउथ इंडियन स्टेट्स। दिवाली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है, तो वहाँ पे दिवाली के टाइम पे छुट्टी मिलती है। और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे फेस्टिवल्स का हो गया, उसी तरह से लैंग्वेजेस के हो गए। जैसे आप जो भी स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको होगा कि आपके स्कूल में आपको वो रीजनल लैंग्वेज पढ़ना होता है।
आपके जो साइन बोर्ड्स है वहाँ पे भी मतलब आपके आप जिस भी स्टेट के होंगे वहाँ के भी वहाँ उस लैंग्वेज में भी लिखा होगा एंड हिंदी एंड इंग्लिश में भी लिखा होगा। ठीक है, तो ये सारे लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज है जो आपके स्कूल में जो करिकुलम जो पढ़ाया जाएगा उसमें भी कौन से लैंग्वेज आपका इंक्लूड करना है, जो रीजनल लैंग्वेज इंक्लूड करना है, वो जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स है, जो भी मतलब फेस्टिवल्स आप मनाते हो, तो ये सारे लैंग्वेज स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, कम्युनिटी स्पेसिफिक हो सकता है। सो द कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट वाज इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर कम्युनिटी, बी इट फ्रेंच, डच और जर्मन, वो सारा उनका तीनों का सेपरेट होता है एंड वो लोग कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम होता है तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू ओनली दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट था जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच पीपल थे, फ्रेंच मिनिस्टर्स थे। स्टेट गवर्नमेंट था, वहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट था। ब्रसल्स जो है वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट है जहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज आल्सो अ कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट विल एड्रेस टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, तो सबको अपना अपना काम दे दिया भाई कि यानी हाँ जो सब पूरे कंट्री के लिए जो भी डिसीजन लेना है वो दोनों पार्टीज के मिनिस्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे। जो कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम है उसको आप देखोगे। ठीक है, तो सबको अपना अपना काम सौंप दिया। सो उसकी वजह से क्या हुआ, नाउ देयर वाज हार्मनी अमंग द पीपल, क्योंकि उनको सबको इक्वल राइट्स मिल रहे, देयर एंजॉयिंग इक्वल राइट्स, जो भी फैसिलिटीज मिल रहे, जो भी लॉज बन रहे वो दोनों के लिए बन रहे। सो दे आर एंजॉयिंग this reform, they are enjoying the development, economic and social development that is happening in their country. So the Belgian model वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम। ठीक है, शुरुआत में अब जब इस तरह से एक नया मॉडल जब उन्होंने क्रिएट किया, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है ना, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग है जहाँ पे यानी आपके कम्युनिटी में कुछ आपको दिक्कत हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो, आपके भी मतलब होगा, आप भी जहाँ पे रहते हो, आप मान लो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप कोई मतलब जॉब के पर्पस में आपके मम्मी पापा कहीं और जगह पे जाते हो तो वहाँ पे आपकी एक कम्युनिटी, जैसे आई बिलोंग टू केरला बट आई एम सेटल्ड इन गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गुजरात में जैसे मैं रहती हूँ तो हमारे केरला की एक कम्युनिटी होती है यहाँ पे, तो जब भी हमें कोई ऐसे इश्यूज होते हैं ना, जब भी ऐसा लगता है कि नहीं, जब भी कोई भी ऐसे यानी ओणम सेलिब्रेशंस होते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एवरी टाइम गो टू केरला एंड सेलिब्रेट ओणम। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे जो कम्युनिटी होते हैं, जो केरला के जो कम्युनिटी यहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो वो लोग सब इकट्ठे आते हैं एंड दे सेलिब्रेट ओणम टुगेदर। तो उससे एक अपनापन सा होता है। उसी तरह से यानी इफ समवन इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज, यानी कोई जैसे यानी कोई केरला से कोई आया हो या मतलब कोई केरला जा रहे हो और रास्ते में कहीं कुछ उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है, तो यहाँ पे जो भी कम्युनिटी के लोग हैं वो उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आपको किससे अप्रोच करना है, आपको वो चीज़ पता होता है। उसी तरह से यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्होंने बनाया था कि जहाँ पे आप फर्स्ट आपको कुछ भी प्रॉब्लम आपकी कम्युनिटी में, विद इन कम्युनिटी में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पहले अप्रोच कर सकते हो, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में भी उन्होंने सेपरेट मिनिस्टर्स को भी असाइन कर दिया था। तो सब कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है इवन फॉर द बेल्जियन पीपल, क्योंकि ये जब नया नया कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो उस टाइम पे हमको उसमें अडेप्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। तो शुरुआत में उसको अडेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगा, बट अभी भी वो काफी अच्छे से वो मॉडल चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली देयर वाज पीस एंड हार्मनी अमंग द पीपल ऑफ बेल्जियम। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines। अब ऑलरेडी आप देखो ये लोग रीजन वाइज तो डिफरेंट है ही, और अगर इस तरह से अगर उन्होंने अगर पावर शेयरिंग नहीं किया होता तो क्या होता, देयर माइट बी सिविल वॉर्स, मतलब आपसी में मतलब विद इन कंट्री ही एक टेंशन क्रिएट होके एक वॉर काइंड सिचुएशन भी हो सकता है, एंड देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिविजन ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। ठीक है, ऑलरेडी वो लैंग्वेज के हिसाब से दो अलग अलग रीजन में रह ही रहे, तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता और उसके बाद देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द डिवीजन ऑफ द कंट्री। लेकिन ये यहाँ पे नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सही टाइम पे उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं भाई सबको इक्वल राइट्स देना है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, आपसी में जो भी टेंशन था वो खत्म हो गया, आपसी में कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, कोई कोल्ड वॉर सिचुएशन नहीं है, अभी सब आपस में पीस एंड हार्मनी के साथ रह रहे हैं। When many countries of European Parliament in Brussels, Belgium, Europe came together to form the European Union. Brussels was chosen as its headquarters.
ठीक है। अब जब यूरोपियन यूनियन जब बना था तो उसमें जो हेडक्वार्टर्स, मतलब बेल्जियम ने इतना एक अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था इन बेल्जियम ने एक अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था इन होल ऑफ द यूरोप कि यानी चलो कितने भी डाइवर्सिफाइड कल्चर्स हो या मतलब कितने भी डिफरेंसेस हो, आपने अगर पावर शेयरिंग किया तो आप अच्छे से रह सकते हो। उसने सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। आपने देखा होगा कि ब्राज़ील जो है उसका साइज वॉज जस्ट ऑफ हरियाणा। ब्राज़ील जो है उसका साइज इज जस्ट एज दैट ऑफ हरियाणा, मतलब इतना छोटा सा एक कंट्री है। उसके बावजूद उसने इतने अच्छे तरीके से अपना पावर शेयरिंग के थ्रू अपने लोगों को बंटने से बचाया है। सो ये एक काइंड ऑफ एक मिसाल है, मतलब एक काइंड ऑफ एक इंस्पिरेशन है टू इवन अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। सो जब यूरोपियन यूनियन बना, सारे जो कंट्रीज का जो यूरोपियन यूनियन बना, एट दैट टाइम ब्रसेल्स वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। सोचो इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद इट वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। तो कितने अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज किया, आप इसी से आपको पता चलता होगा। So you are saying that sharing of power makes us more powerful? Sounds odd. Let me think. अब आपको क्या लगता है बेल्जियम का जो केस है उससे आपको क्या लग रहा है कि जब यहाँ पे पावर शेयरिंग किया तो उससे क्या हुआ? उससे उनकी यूनिटी बढ़ी या उनका कंट्री में डिवीजन हुआ? यूनिटी बढ़ा ना, डिवीजन होने से भी बच गया। सो क्या किया उन्होंने? पावर इक्वली डिवाइड कर दिया, पावर शेयर कर दिया। उसकी वजह से इट मेड देयर कंट्री मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर पावरफुल, है ना। उनके लोगों के बीच में भी एक यूनिटी, एक अपनापन, अपने कंट्री के लिए एक लगाव होने लगा एंड अल्टीमेटली उनका कंट्री ज़्यादा पावरफुल हुआ, इजंट इट? सो पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। ब्रसेल्स तो बेल्जियम के बारे में, मतलब दैट्स ऑल अबाउट बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम का जो केस था उसमें उन्होंने कौन सा पॉलिसी अप्लाई किया? एकोमोडेशन पॉलिसी। ठीक है, एकोमोडेशन मतलब जो भी लोग हैं उनको सबको एकोमोडेट किया, सबको अपना बना लिया तो सारे प्रॉब्लम्स खत्म। दैट्स ऑल अबाउट द बेल्जियम केस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड केस, दैट इज ऑफ श्रीलंका। ठीक है, चलिए, हमने देखा था कि बेल्जियम ने किस तरह से एकोमोडेशन किया था, सारे कम्युनिटीज़ को एकोमोडेट किया था थ्रू पावर शेयरिंग। नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड केस, दैट इज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में भी श्रीलंका इज़ ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट अब वहाँ पे उन्होंने पावर शेयरिंग कैसे किया था या नहीं किया, हम वो देखते हैं, और वहाँ पे उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हम वो देखते हैं। ठीक है, सो श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि यानी विच इज़ द नियरेस्ट लोकेशन ऑफ विच इज़ द नियरेस्ट लोकेशन ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, सो तमिलनाडु के जो सदर्न कोस्ट है वहाँ से जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ इज़ श्रीलंका। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। यहाँ पे अगेन देयर इज अ कंपैरिजन विद द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा में देयर इज 2 करोड़ पॉपुलेशन एंड श्रीलंका ऑल्सो हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़। नाउ श्रीलंका में क्या है? देयर द मेजर ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स मतलब कि जो नेटिव श्रीलंकन्स जो होते हैं वहाँ पे 74% ऑफ द पीपल दे वर सिन्हालीस या सिन्हाला स्पीकर्स एंड 18% वर तमिल स्पीकर्स। ठीक है, सो 18% मतलब कि माइनॉरिटी में आ गए एंड 74% वर सिन्हाला स्पीकर्स। अब जो तमिल स्पीकर्स है उसमें भी 2 कैटेगरी थे। The Sri Lankan Tamils, they were 13% and Indian Tamils, the rest of them were Indian Tamils. ठीक है, so Sri Lankan Tamils 13% and उस टाइम पे जैसे नेपाल से लोग यहाँ पे इंडिया में जॉब के लिए आ जाते हैं, वैसे तमिलनाडु सबसे पास में था श्रीलंका के, तो तमिलनाडु के काफ़ी लेबर्स जो है वो लेबर क्लास लोग जो है वो इन सर्च ऑफ वर्क दे माइग्रेटेड टू श्रीलंका। तो वहाँ पे जो बाकी के जो 6% ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज़ इंडियन तमिल्स। ठीक है, यहाँ पे आप ये मैप में भी देख सकते हो कि ये जो लाइट येलो जो पोर्शन है दैट इज़ सिन्हालीस, जो लाइट ब्राउन कलर जो पोर्शन है दैट इज़ श्रीलंकन तमिल, और यहाँ पे जो छोटे छोटे डार्क ब्राउन पैचेस है दैट इज़ इंडियन तमिल, और ये जो पैचेस जो दिख रहे हैं दैट इज़ मुस्लिम्स। ठीक है, So Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east part of the country. North and east part, ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स वहाँ पे inhabited थे।
मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। नाउ वहाँ पे जो भी सिन्हालीज जो थे देवर मेजोरिटी, देवर इन मेजोरिटी 74% ऑफ द पीपल देवर सिन्हाला स्पीकिंग या सिन्हालीज, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम देवर बुद्धिस्ट। द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। अब जो तमिलियंस जो थे देवर जस्ट 18% और उसमें मोस्टली हिंदूज या मुस्लिम्स हुआ करते थे। There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. Christians भी होते थे 7%, they were Christians and they were both Sinhala and Tamil. So this was the ethnic distribution, this was the ethnic composition of Sri Lanka. अब देखते हैं श्रीलंका में उन्होंने क्या फॉलो किया, देखते हैं। अब श्रीलंका दे फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है? अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। अब इसमें क्या मेजोरिटेरियनिज्म के हिसाब से क्या होता है, क्या नहीं, जो मेजॉरिटी होता है, हम हमेशा कहते हैं ना मेजॉरिटी विंस, कोई भी डिसीजन लेना तो यस मेजॉरिटी विंस, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो माइनॉरिटी जो है उनको तो ऐसे बायस तो लगेगा ही ना कि जो भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे तो सब कुछ उनके हिसाब से होना चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए, तो बाकी माइनॉरिटी लोग कहाँ जाएंगे। हम इवन एक गेम में भी, मतलब आप लोग डिसाइड करते हैं ना कि आज कौन सा गेम खेलना है, आज उनो खेलना है या हाइड एंड सीक खेलना है, चलो सब अपना अपना हाथ उठाओ, तो जो हाथ जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ उठाते आप बोलते कि मेजॉरिटी विंस, तो उसमें जो माइनॉरिटी वो तो कहते हैं अरे यार मुझे तो उनो खेलना था, ये हाइड एंड सीक खेलना है, चलो ठीक है खेल। लेकिन वो जब एक दिन की बात होती है तो खेल लेते, लेकिन अगर डेली यही होता है कि मेजॉरिटी विंस करके डेली यही होता है कि यानी 2 लोगों को उनो खेलना है, बाकी 5 लोगों को हाइड एंड सीक खेलना है, तो डेली अगर यही होता है तो वो जो 2 जन जो है उनको तो ऐसा लेफ्ट आउट फील होगा ना, उन्हें तो ऐसा लगेगा कि मेरी तो बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी तो यहाँ पे कोई कदर ही नहीं करता, उनको ऐसा फील होगा। तो श्रीलंका ने क्या किया, दे अप्लाइड मेजोरिटेरियनिज्म। सो श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। हमें जब इंडिपेंडेंस मिला उसके 1 साल बाद श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. अब सिन्हाला कम्युनिटी के जो भी लीडर्स थे, अब जैसे ही उनको इंडिपेंडेंस मिला उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गवर्नमेंट को अपने कब्जे में ले लिया। The democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी, ठीक है। अब जो वो चाहते थे कि जो सिन्हाला जो है, सिन्हालीज जो है, दे आर इन मेजॉरिटी, तो सिन्हाला शुड बी अ सुप्रीम पावर। तो उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट तो हुए, गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट तो हुआ, बट दे took measures in such a way that the Sinhalese will be getting the maximum benefit. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. अब Tamilians they were 18% of the Tamilians they were 18% of the population. अब वो 18% ऑफ पॉपुलेशन को उन्होंने कम्प्लीटली निगलेक्ट करके in 1956 they accepted Sinhala as the only official language. तो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आपको सिन्हाला लैंग्वेज आना ही चाहिए। तब ये जो तमिलियंस जो उनको तो ऐसा लगेगा कि ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो ज़बरदस्ती है, तमिल लैंग्वेज का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। आप कोई भी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिस है, इंडियन गवर्नमेंट के जो भी ऑफिस है, आप उसमें अगर आप जाओगे ना, आप देखोगे कि यानी बाईलिंगुअल हम फॉलो करते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को हम फॉलो करते हैं। मतलब हिंदी इज़ प्रेफर्ड ओवर इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में भी कम्युनिकेशन होता है। एंड इवन रीजनल लैंग्वेजेस जो होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं, वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस जो होते हैं उसको भी प्रेफरेंस दिया जाता है। इवन स्कूल्स में भी आपने भी देखा होगा कि आपके स्कूल्स में भी जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो एक सब्जेक्ट है जो आपको लर्न करना होता है, ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज को एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस दी जाती है, जिसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, दे पास्ड एन एक्ट इन विच सिन्हाला वॉज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. अब preferential policies क्या होता है, किसी को preference देना, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, जो सिन्हालेज जो होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए, उनको कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था।
तो इसका मतलब तो ये है कि यानी जो सिन्हालीज है उनका ओवरऑल ग्रोथ हो सकता है, लेकिन जो तमिलियंस जो है वो लोग पीछे रह जाएंगे क्योंकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही नहीं रहा है। सो दे फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, मतलब सिन्हालीज दे वर प्रिफर्ड ओवर तमिलियंस। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. Now, majority of the Sinhalese they were Buddhist, they followed Buddhist religion, Buddhism. तो इसीलिए अब उन्होंने क्या किया, a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. Buddhism को बढ़ावा दिया जाएगा. All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब उसकी वजह से क्या हुआ, उनको एलियनेशन मतलब क्या, नहीं एलियनेट मतलब उनको अलग कर देते ना, जोन आउट कर देते, उनको वैसा फील होने लगा। जो भी श्रीलंकन तमिल्स थे, अब इंडियन तमिल्स जो थे वो तो बेचारे वैसे ही सोच रहे होंगे कि हाँ हम तो वैसे ही परदेसी हैं, हम तो यहाँ से माइग्रेंट्स हैं, तो हमारा तो कुछ कोई सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन जो वहाँ के जो श्रीलंकन तमिलियंस थे उनकी भी कोई बात कोई सुनने वाला नहीं था, ठीक है। उनको एलियनेटेड फील होता था, उनको जोन्ड आउट, उनको लेफ्ट आउट फील हो रहा था, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ आ रहे दैट वाज इन द फेवर ऑफ सिन्हाला and that was in favor of getting them new jobs. They were given more opportunities in the university, लेकिन सिन्हालीज जो है उनको कोई opportunities मिल ही नहीं रहा है। सॉरी, नॉट सिन्हालीज, श्रीलंकन तमिल्स जो है उनको कोई opportunities मिल ही नहीं रहा है। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उन्हें ऐसा लगता था कि उनका जो लैंग्वेज एंड कल्चर है तो उसकी तरफ तो किसी का कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। जितने भी सिन्हाला लीडर्स हैं वो बस अपने लिए किए जा रहे हैं, हमारे तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. अब उन्हें क्या लगता था कि हमको इक्वल राइट्स नहीं दिया जा रहा। दो वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, इन इंडिया वी एंजॉय डेमोक्रेटिक नेशन, तो इसलिए ऑल द सिटीजन्स एंजॉय इक्वल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। बट इन श्रीलंका श्रीलंका तमिल्स दे यूज्ड टू फील दैट कि हमें पॉलिटिकली इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा है। नो, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन गेटिंग जॉब्स। उनको जॉब मिलने के लिए भी उनको प्रेफरेंस जो है वो सिन्हालीज को दिया जा रहा है, तो वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिलेंगे। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, ठीक है। उनको जो भी उनको जो भी चाहिए था, उनको जो भी अपना काम निकलवाना होता है, उनके लिए कोई भी पॉलिसीज़ बने ही नहीं थे। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। अब उसकी वजह से क्या हुआ, हमने बेल्जियम के केस में भी देखा था कि वहाँ पे भी देयर वाज अ कोल्ड वॉर काइंड सिचुएशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन वाज इवन वर्स। कंप्लीट जो भी फेवर्स जो है, कंप्लीट जो भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है, सब कुछ सिन्हालास को ही मिल रहा था। तो इसीलिए देयर वाज अ सिविल वॉर सिचुएशन इन सिन्हाला एंड तमिलियंस। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing एजुकेशन एंड जॉब्स। अब वहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे पार्टीज़ बनाना शुरू किया एंड और दे स्टार्टेड एजिटेशन फॉर रिकग्नाइजिंग तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उनका कहना था कि आप सिन्हाला को तो ऑफिशियल लैंग्वेज रखो, लेकिन तमिल को भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रखो। जैसे हमने बेल्जियम के केस में देखा था, वहाँ पे दे यूज्ड टू हैव साइन बोर्ड्स इन बोथ द लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड डच, दोनों लैंग्वेज में वो साइन बोर्ड्स रखते थे, ठीक है। और दोनों को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो इनका भी मैं कहना ये था कि आप सिन्हाला को तो रखो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन तमिल को भी रखो और एक रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और जो भी यूनिवर्सिटी में जो भी एजुकेशन के लिए जो भी सीट्स रिजर्व होते तो वो रिजर्वेशंस मत रखो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो फॉर बोथ सिन्हाला एंड तमिल पीपल। But the demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. लेकिन अब उनका जो प्रस्ताव है बार बार वो डिनाई किया जा रहा था, उनको वो नहीं मानते थे। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam in northern and eastern part of the Sri Lanka. हमने यहाँ पे मैप में देखा था, जो तमिलियंस जो है they were concentrated in the north and east part of Sri Lanka. तो उन्होंने क्या किया कि
तो उन्होंने क्या किया, दे डिमांडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। तमिल एलम मतलब कि स्टेट। 1980s दे डिमांडेड अ इंडिपेंडेंट तमिल एलम कि ठीक है भाई, आप कंट्री में हमें रिकग्नाइजेशन नहीं दे रहे, तो हम जो जिस एरिया में हम जहाँ पे लोकेटेड है, एटलीस्ट हमको वो अलग से हमारा एक स्टेट दे दो और हमें वहाँ पे हमारे हिसाब से चलाने दो। तो उन्होंने वो डिमांड किया इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। वो भी नहीं माना। उनको चाहिए था कि उनका एक अलग स्टेट है, तो वो तो यानी डिवीजन ऑफ नेशन हो जाएगा, तो इसलिए वो चीज़ के लिए भी किसी ने माना नहीं। लेकिन उनको कोई राइट्स भी नहीं दे रहे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दे रहे। सो द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। अब इससे पूरा सिविल वॉर सिचुएशन हुआ। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर मतलब कि बाहर के किसी नेशन के साथ आपकी कोई लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन विद इन नेशन ही आपके अंदर ही अंदर आपके लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। सो दैट इज सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब कि विद इन द नेशन the people are having conflicts between each other, that is civil war। ठीक है, आप वहाँ पे नेशन के बीच में जो तमिल टाइगर्स है, मतलब तमिल टाइगर्स किसे कहते हैं, जो इन्होंने अपनी एक पार्टी बना दिया था, जो तमिलियंस जो थे उन्होंने अपनी एक पार्टी बना दिया था जिसको हम कहते हैं लिट्टे, दैट इज़ लिबरेटेड तमिल टाइगर एलम फॉर एलम। ठीक है, तमिल एलम के लिए अलग से एक स्टेट के लिए उन्होंने मतलब लिबरेशन, उनको लिबरेट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया था। तो वो जो है तमिल टाइगर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सिविल वॉर सिचुएशन ऐसा था कि यानी मैनी पीपल दे वर किल्ड एंड उनके जो भी फैमिली के जो भी फीमेल मेम्बर्स है दे वर रेप्ड एंड उनका बहुत गंदा हाल हुआ था वहाँ पे। As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood. ऐसी सिचुएशन हो गया था कि यानी काफ़ी सारे फैमिलीज़ जो थे वो मतलब मारे गए थे। उसमें जो फीमेल मेम्बर्स है दे वर रेप्ड एंड many families were asked to leave the country. They had to leave the country as a refugee and इस तरह से पूरा सिचुएशन पूरा जो श्रीलंका का जो सिचुएशन है that was very bad. The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country and it finally ended in 2009. सोचो 1948 में उनको इंडिपेंडेंस मिला and till 2009 there was this tension created between the communities in Sri Lanka. And आप YouTube पे कहीं पे सर्च करना, आपको इसके बारे में भी वीडियोस मिल जाएंगे कि जो श्रीलंका में जो श्रीलंका में जो सिविल वॉर सिचुएशन चल रहा था, कहीं ना कहीं दैट वाज द केस बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। आप यूट्यूब में सर्च करना, आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, सो इट एंडेड इन 2009। अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो सिविल वॉर जो था मतलब काफ़ी सारे लोगों मतलब वहाँ पे कम्प्लीटली देर वाज अ सोशल एंड इकोनॉमिक सेटबैक, क्योंकि वॉर जैसा सिचुएशन वॉर एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कंट्री का बहुत ज़्यादा लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ लाइव्स, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आप कोई अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं वो आप लड़ाई झगड़े में यूज़ कर लेते हो। ठीक है, एंड फाइनली इट एंडेड इन 2009। Now, what are the lessons from Belgium and Sri Lanka? ठीक है, बेल्जियम ने क्या किया, दे फॉलोड एकोमोडेशन पॉलिसी। एकोमोडेशन मतलब कि चलो भाई सब जो है मेरे ही कंट्री में है, हम दोनों को ही एकोमोडेट कर लेते और दोनों के हिसाब से रूल बना देते तो कंट्री एकदम अच्छे से चलेगा। एंड एक्चुअली दे सेट एन एग्जाम्पल फॉर द एंटायर वर्ल्ड कि यानी हाँ, though there are differences between the communities, they can still live peacefully within the same country. So lessons from Belgium and Sri Lanka. This is one of the most important question from this chapter. What do you learn from Belgium and Sri Lanka, or what are the differences that you see in the policies that have been applied between Sri Lanka and Belgium? इस तरह से कोई भी questions आ सकते हैं। Difference between how Belgium and Sri Lanka implemented the power sharing policies in their nation। तो उस तरह से कुछ भी question trace करके आपको आ सकता है। So, both are democracies. Belgium and Sri Lanka दोनों ही democracy थे। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions। ठीक है, बेल्जियम में क्या किया, बेल्जियम में जो भी लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि कोई भी कंट्री है वहाँ पे अगर आपको शांति चाहिए तो वहाँ पे जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनके फीलिंग्स एंड उनके इंटरेस्ट को आप बनाए रखोगे
तो ही आपको तो ही वो नेशन प्रोग्रेस कर सकता है। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। और उसकी वजह से क्या हुआ, दोनों कम्युनिटीज़ में आपस में म्यूचुअली एग्री करके दे मेड अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। देखा था आपने कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट हो रहे थे, कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्होंने बना दिया था कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को आप अपने प्रॉब्लम्स लेके आप एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे तरीके से बेल्जियम ने अपने लोगों के हित में उन्होंने बहुत सारे काम किए। श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। अब श्रीलंका जो है उसमें कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है। उन लोगों ने मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया कि उन्होंने कहा कि जो मेजोरिटी लोग हैं उनके हिसाब से ही सब चलना चाहिए, और उसकी वजह से पूरी तबाही हो गई, है ना। It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेजोरिटेरियन पॉलिसी अप्लाई की। तो मेजोरिटी लोग ही अगर वहाँ पे रूल करेंगे, आप अगर ऐसे मान के चलते हो, तो अल्टीमेटली वो कंट्री को ब्रेक कर देगा, इट विल ब्रेक द यूनिटी ऑफ द कंट्री। Now, from these two examples, now you tell me why power sharing is desirable. पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए? अभी हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स देखे, एक जिसने पावर शेयरिंग राइट टाइम पे किया, उसकी वजह से उनकी कंट्री डिवाइड होने से बच गई, और दूसरे जिन्होंने पावर शेयरिंग काफ़ी लेट उन्होंने अप्लाई किया, तब तक उनकी कंट्री बहुत गंदी तरह से इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली टूट चुका था। ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनका डेवलपमेंट एकदम ना के बराबर था उस टाइम तक। अब जाके फिर वो थोड़ा उनका थोड़ा रैशनलाइज होने लगा है। ठीक है, सो वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल? 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न इज़ प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड वन इज़ मोरल। Prudential मतलब it helps to reduce the possibility of conflict between the social groups. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order. ठीक है, prudential मतलब कि यानी political wise, या आप prudential मतलब कि यानी आप political wise आप देखते हो कि यानी पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होता है, कोई भी सोशल कम्युनिटीज़ होते हैं उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होना कम हो जाता है, एंड देयर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब एक स्टेबिलिटी रहता है कि यानी सबका अपना अपना काम असाइंड होता है कि इनका काम यहाँ पे, इनका काम ये है, इनका काम ये है, ऐसे सबका अपना अपना काम असाइंड होता है, उनको अपने अपने पावर्स दिए जाते हैं, तो जिसकी वजह से देयर इज़ अ प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्डर। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर आप सात फ्रेंड्स हो, 2 जन को ऊनो खेलना है, 5 जन को हाइड एंड सीक खेलना है। अब आज तो आप हाइड एंड सीक खेलें, कल भी ऐसे ही मेजॉरिटी विंस के हिसाब से आपने हाइड एंड सीक खेला, लेकिन अगर डेली आपको ये करना हो तो वो जो फ्रेंड्स है उनको तो ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारी तो बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है। तो किसी न किसी दिन आपको उनो भी खेलना पड़ेगा ना कि हाँ चलो भाई, आज उन्होंने बोला है, कितने दिन से वो लोग बोल रहे थे, उनका सुन लेते हैं। सो फॉर द शॉर्ट रन हमें लगता है कि नहीं चलो सही है, मेजॉरिटी विंस करके मेजॉरिटी के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो वो शॉर्ट टाइम के लिए सही रहेगा, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन इट इज़ डेट्रीमेंटल फॉर द सोसाइटी। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often affects majority adversely as well. ठीक है, टायरनी मतलब कि अब सिर्फ मेजॉरिटी रूल करें, अगर इस तरह से अगर पॉलिसी बनाते कि सिर्फ मेजॉरिटी रूल करे और उन्हीं की बात मानी जाए, तो वो ना सिर्फ माइनॉरिटी के लिए डेट्रीमेंटल है, ना सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ख़राब है, लेकिन इन द लॉन्ग रन मेजॉरिटी के लिए भी ख़राब है। क्यों? क्योंकि आपने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था कि कब तक सहते रहेंगे, कभी ना कभी तो आप अपोज करोगे ना। तो वैसे ही जब श्रीलंका में जो माइनॉरिटी थे उन्होंने जब अपोज करना स्टार्ट किया तो वो इतना ख़राब हो गया कि मेजॉरिटी में जितने लोग थे उनके काफ़ी सारे फैमिलीज़ बेघर हो गए थे, काफ़ी सारे फैमिलीज़ के जो अर्निंग मेंबर थे वो मारे गए थे, उनके लेडीज़ के साथ उनके जो फीमेल मेंबर्स थे उनको रेप किया गया था, बच्चे अनाथ हो गए थे, भूखमारी हो गई थी। तो ये सारे सिचुएशन, अब ऐसा नहीं है कि अगर मेजॉरिटी रूल करता है तो सिर्फ माइनॉरिटी को अफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं जाके वो मेजॉरिटी को भी अफेक्ट करता है। नाउ द सेकेंड रीज़न वाई power sharing is desirable is moral reason. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have the right to be consulted on how they are to be governed.
ठीक है. नाउ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक नेशन. अब डेमोक्रेटिक नेशन इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. तो वहाँ पे जो लोग जो रहते हैं दे हैव द राइट टू बी कंसल्टेड कि उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, हाउ दे हैव टू बी गवर्नड, उनको किस तरह से, उनको क्या चाहिए, वो पीपल दे कैन डिसाइड. ठीक है. तो मोरली अगर आप देखा जाए, डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज. जो पावर शेयर करते हो, जो भी रूल्स बनाते हो, तो उससे अल्टीमेटली इफ़ेक्ट किसको होता है? वहाँ के सिटीज़न को, वहाँ के लोगों को. अब वो लोग ही उस चीज़ों से सहमत नहीं हैं, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जो भी आपके रूल्स बनते हैं, अब लोग ही उस चीज़ से अगर सहमत नहीं है या लोग उससे और परेशान हो रहे हैं, तो फिर वो कंट्री कभी भी अच्छी तरह से चल ही नहीं सकता जब लोगों में ही अनबन हो. ठीक है. तो सेकंड रीज़न इज़ मोरल रीज़न. सो 2 रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग. वन इज़ द प्रूडेंशियल वन, कि किस तरह से वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है कंट्री में, एंड द सेकंड वन इज़ मोरल वन, कि जो जिस लोगों को रूल्स फॉलो करना है तो उनको डिसाइड करने के लिए भी ऑप्शंस दो, उनको डिसाइड करने, उनको अपने लिए रूल्स बनाने के लिए भी मौका दिया जाए. ठीक है. जो उनको, जिसको इफ़ेक्ट होता है तो उनको भी वो बनाने के लिए मौका देना चाहिए. आपसे भी पूछते हैं ना कई बार आपके मतलब स्कूल में, या आपने देखा होगा कि फ़ीडबैक फॉर्म्स लेते हैं. हम कोई भी इवेंट पे जाते हैं तो उसमें फ़ीडबैक लेते हैं. तो फ़ीडबैक क्यों लेते हैं? कि आज उन्होंने जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया उसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, वो फीडबैक फॉर्म लेते हैं, जिससे कि वो नेक्स्ट इवेंट में उसके ऊपर सुधार कर सकते हैं. उनको अगर लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा तो उस चीज़ को वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो जिसको इफेक्ट होता है, दोज हु आर अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज ऑफ एनी पर्टिकुलर रूल, दे शुड बी गिवन द राइट टू गवर्न देम एज वेल. चलो, now here's a case study. Annette studies in a Dutch medium school in the northern region of Belgium. Many French-speaking students in her school want the medium of instruction to be French. Selvi studies in a school in the northern region of Sri Lanka. All the students in her school are Tamil speaking and they want the medium of instruction to be Tamil. If the parents of Annette and Selvi were to approach respective governments to realize the desire of the child, who is more likely to succeed and why? ठीक है. यहाँ पे केस दिया हुआ है एनेट एंड सेल्वी. एनेट एक डच मीडियम स्कूल में जाते हैं इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम, एंड बहुत सारे फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स है देयर हु वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी इन फ्रेंच. ठीक है. अब वहाँ पे एनेट के पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट के पास अप्रोच करता है कि नहीं, मेरी बेटी जो है वो डच मीडियम स्कूल में जाती है, तो उसका मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दे वांट इट टू बी इन फ्रेंच. ठीक है. तो अब वहाँ पे अगर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर वो वहाँ पे अगर उनके गवर्नमेंट को अप्रोच करता है तो उनको क्या उसका कुछ रिप्लाई मिलेगा, फेवरेबल रिप्लाई मिलेगा? सोच के मुझे बताओ. तब तक हम लोग दूसरा केस देखते हैं अबाउट सेल्वी. ठीक है. सेल्वी स्टडीज़ इन अ स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका. ठीक है. सेल्वी यहाँ पे हो सकती है कैन शी इज़ सिन्हालिस फ्रॉम श्रीलंका. नाउ she is studying in a school where there are many Tamil speaking students and they want the medium of education should be in Tamil. ठीक है. अब दोनों के पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट को अप्रोच करता है तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे उनको गवर्नमेंट उनकी बात सुन सकता है? ऑब्वियसली बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम में उन्होंने अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया है कि जहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को कुछ भी ग्रीवेंसेस होते हैं, कुछ भी अपने प्रस्ताव रखना होता है, कि दे कैन अप्रोच द कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड वहाँ पे उनकी बात सुनी जाती है. बट इन केस ऑफ श्रीलंका वहाँ पे ऐसा नहीं था. ठीक है. तो इसलिए हु इज़ मोर लाइकली टू सक्सीड? ऑब्वियसली एनेट. ठीक है. एनेट वहाँ पे, क्योंकि उनका गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इस तरह से किया गया है कि बोथ द पीपल, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज. तो ऑब्वियसली एनेट्स पेरेंट्स विल बी मोर सक्सेसफुल इन गेटिंग देयर वर्क डन. Now, forms of power sharing. For a long time, it was believed that all the power of the government might reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power is
if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. ठीक है, पहले ऐसे माना जाता था कि सारा जो भी डिसाइडिंग पावर है वो एक ही पर्सन के पास होना चाहिए या एक ही ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होना चाहिए. सो ऐसा लगता था कि अगर हम पावर टू डिसाइड अगर हम लोग डिस्पर्स कर देंगे देन इट वॉन्ट बी एबल टू टेक क्विक डिसीजंस. ठीक है. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through institutions of self-government. Now, democracy का basic principle क्या होता है? The people are the source of political power. ठीक है? Democracy means of the people, by the people and for the people. That means people are the source of all political power. So in a democracy, people they rule themselves through the institutions. ठीक है, हमने शुरू में भी पढ़ा था, 9th standard में भी पढ़ा था, which are the 3 institutions of self government. उसी के through people they govern themselves. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in shaping of the public policies. एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? जहाँ पे हर किसी ग्रुप का रिस्पेक्ट किया जाता है और हर ग्रुप को मद्देनज़र रखते हुए रिफॉर्म्स किया जाता है. एवरीवन हैज़ द वॉइस इन शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज़. पब्लिक पॉलिसी हर किसी के हिसाब से रखा जाता है. ऐसे नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर किया जाता है या पर्टिकुलर कास्ट को फेवर किया जाता है या पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को फेवर किया जाता है. देन दैट इज़ नॉट ट्रू डेमोक्रेसी. गुड डेमोक्रेटिक नेशन क्या होता है? जहाँ पे हर किसी उसके सिटीजन्स के फेवर में पॉलिसीज़ बनाया जाता है. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो वो कैसे हो सकता है? अब आपका जो कल्चर है वो डिफरेंट होगा, मेरा जो कल्चर है वो डिफरेंट होगा. अब मेरे कल्चर में मुझे क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको कैसे पता होगा? तो इसीलिए हर एक ग्रुप में पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग as many citizens as possible. जितने कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है उतने लोगों में डिसाइडिंग पावर भी डिवाइड होना चाहिए. In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. ठीक है, forms of power sharing कौन से होता है? First one is horizontal. Horizontal मतलब among organs of government, that is legislature, executive and judiciary. मतलब horizontal मतलब क्या होता है? ये तीनों जो है इनका पोजीशन या रैंक जो है वो सेम है. उनका रैंक सेम है but they have different powers assigned to them. It allows different organs of the government placed at the same level to exercise different powers. ठीक है, these 3 are at the same level: legislature, executive and judiciary. आपने 9th standard में भी पढ़ा था इसके बारे में. Legislature, executive and judiciary, all 3 are at the same level, but they exercise different powers. This ensures that none of the organ can exercise unlimited power. और इससे क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन दे वोंट हैव द एक्सेस टू अनलिमिटेड पावर. वो जो मर्जी चाहे वैसा नहीं कर सकते क्योंकि दे आर बाउंड टू आंसर बिकॉज दे आर बाउंड टू आंसर देम. ठीक है, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर. इसी को हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस. ये आपको आ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस. चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब क्या होता है? ईच ऑर्गन चेक्स द अदर. हर एक ऑर्गन जो होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन जो होता है उसका दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर उनका चेक होता है. मतलब दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अगर कोई अगर डिसीजन ले रहा है तो उसको पास कौन करता है? तो वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन करता है. ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस. अब हर किसी का एक दूसरे के ऊपर चेक होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, उसके अलावा कोऑर्डिनेटर्स होते हैं एंड देन यू हैव द टीचर्स. तो आपके क्लासरूम में जो भी मेजर डिसीजंस लेना है कि यानी हाँ आपको वॉशरूम जाना है, आपको पानी पीना है, अब हर चीज़ के लिए आप प्रिंसिपल के पास तो नहीं जाओगे ना. सो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? आपके क्लास टीचर के पास या आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर है उनके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर है. बट आपके जो टीचर जो है उनके पास कंप्लीट पावर तो नहीं है ना. देर आर सम चेक्स ऑन द पावर्स असाइंड टू द क्लास टीचर.
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक दिन छुट्टी लेना है तो आप आपके क्लास टीचर के परमिशन से आप छुट्टी ले सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू प्रोसीड ऑन अ 15 days लीव तो दैट हैज़ टू बी टेकन अप टू द प्रिंसिपल मैम्स ऑफिस, है ना। प्रिंसिपल मैम या सर उनके पास आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है ताकि आपको लंबी छुट्टी मिल सके। तो यहाँ पे प्रिंसिपल योर प्रिंसिपल इज़ हैविंग अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ योर क्लास टीचर। तो क्लास टीचर के पास अगर आप अप्रोच करोगे कि मैम मुझे 15 दिन की छुट्टी लेना है, मैं 15 दिन के लिए मैं स्कूल नहीं आ सकती, तो आपको आपके क्लास टीचर क्या बोलेंगे, आप आपके प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन दे दो, ठीक है। सो ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। सो दिस रिजल्ट्स इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो इससे क्या होता है, देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर। किसी के भी पास नन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज एंजॉइंग अनलिमिटेड पावर। Even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislatures. ठीक है। अब जजेस जो होते हैं जुडिशरी में, जो भी जजेस जो होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स, लेकिन वो सही तरीके से आर दे अबाइडिंग टू द लॉ और नॉट, दे कैन बी चेक्ड बाय द जजेस। तो उनके ऊपर निगरानी कौन रखते हैं, उन्होंने सही तरीके से वो लॉ के हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि नहीं। उनको अपॉइंट किसने किया, एग्जीक्यूटिव ने, लेकिन उनके एग्जीक्यूटिव के जो एक्शन जो होते हैं उनको चेक कौन करता है, दैट इज अगेन द जजेस। उसी तरह से जो पार्लियामेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और द स्टेट assemblies. So such an arrangement is called check and balances. Next is vertical. वर्टिकल मतलब, अब जैसे हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल है, वर्टिकल मतलब कि डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। जैसे सेंट्रल, स्टेट एंड देन लोकल, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट जो सबको गवर्न करता है, देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट फॉर एवरी डिफरेंट स्टेट एंड इवन द लोकल गवर्नमेंट मतलब कि जैसे विलेज हो तो ग्राम पंचायत है, आप सिटी में होते तो वहाँ पे आपकी म्यूनसिपैलिटी होती है, तो वो लोकल लेवल पे होता है। So among different levels, that is central, state and local, such a general government for the entire country is usually known as federal government. ये हम लोग next chapter में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। in India we have federal government, और उसे हम यहाँ पे इंडिया में क्या कहते हैं, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। दिस इज़ वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, ठीक है। बेल्जियम में उन्होंने वर्टिकल लेवल किया था, आपने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक था, स्टेट गवर्नमेंट एक था एंड एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था। So this is known as federal division of power or vertical division of power. Third one is social groups, ठीक है। Power sharing is done based on the social groups, मतलब religious, linguistic representation के हिसाब से, जैसे बेल्जियम ने आपने देखा था कि based on the language differences the power sharing was done. The community government in Belgium is an example of power sharing among social groups. In some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration, ठीक है। socially weak, economically weak people या जैसे यानी SC ST and women, they are given some reservations in our country, ठीक है। so वो that is based on social group, power sharing based on social group के उनको एक preference दिया जाता है, उनको एक reservation दिया जाता है ताकि even more and more women and more economically और economically or socially backward class or caste people, they will get equal opportunities in legislatures and even administration work. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government, and this method is used to give minority communities a fair share in power, ठीक है। जो भी minority communities है उनको भी equal share मिलना चाहिए in power, तो इसीलिए इस तरह से reservations किए जाते हैं। Number 4 is political parties and movements. Coalition government and alliances. Coalition government क्या होता है, गठबंधन सरकार, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी कम्प्लीटली रूल नहीं करते, 2-3 पार्टीज के मिल के अगर वो चला रहा है उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट एंड एलियंसेस। Traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers also will have a share in the government power.
ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, जो भी ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, आप लोगों को भी पता है कि जो भी हमारे यहाँ पे जो रिच बिजनेसमैन है, दे ऑल्सो हैव सम शेयर इन द गवर्नमेंट पावर। क्यों? क्योंकि मतलब वो इंडिया के या हमारे नेशन के इकोनॉमी में एक मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं, यानी काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिया होता है। दे आर वन ऑफ द मेजर टैक्स पेयर्स, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका काफ़ी अच्छा शेयर रहता है। तो इसलिए दे विल ऑल्सो बी एंजॉइंग और दे विल बी ऑल्सो बी हैविंग सम शेयर इन द गवर्नमेंटल पावर। नाउ दिस इज़ अ कार्टून जिसमें एक कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में डिपिक्ट कर रहा है कि आप देख रहे हो कि यानी इसमें दो स्टीयरिंग, एक गाड़ी जो है उसमें दो स्टीयरिंग है। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट पार्टीज रनिंग द सेम गवर्नमेंट। ये जो कार जो है दैट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। सो देयर आर टू पार्टीज, दे आर रनिंग द सेम गवर्नमेंट और उसमें दो स्टीयरिंग्स हैं। अब दो स्टीयरिंग, अगर एक पार्टी बोले कि मुझे इधर जाना है, दूसरी पार्टी बोले कि मुझे लेफ़्ट में जाना है, एक पार्टी बोले कि मुझे राइट में जाना है और दूसरी पार्टी बोले कि मुझे लेफ़्ट में जाना है, तो अल्टीमेटली वो कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो उनको दोनों को सहमति के साथ, अगर सीधा जाना है सीधा स्टीयरिंग रखो, राइट को जाना है तो दोनों को राइट को मोड़ना पड़ेगा, दोनों लेफ़्ट में जाना है तो दोनों को लेफ़्ट में मोड़ना पड़ेगा, है ना। तो दोनों के बीच में अगर सहमति होगी तो ही सरकार चल सकती है। सो दिस इज़ अ कार्टून दैट इज़ डिपिक्टिंग अबाउट द कोलिशन गवर्नमेंट, कैसे गठबंधन सरकार बनके आपस में मिलजुल के ही वो काम कर सकते हैं। So that's all about the chapter of power sharing. Now check yourself. मैं we'll discuss some of the competency based question जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, check that video and check your knowledge कि आपको कितना आता है। Subscribe to my channel for more such videos and stay focused and study well. Thank you and bye bye. See you in the next video.